हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्म जान लेना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि क्वथनांक बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी लिक्विड को, कोई भी द्रव है, अगर हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसे हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि उसके द्वारा लगाए जाने वाले वेपर प्रेशर, वाष्प बल क्या होता है, बढ़ने लगता है। और एक ऐसा समय आ जाएगा जब ये वाष्प बल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर, है ना, क्योंकि हम तापमान लगा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो ये उष्मा देते देते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उस लिक्विड के द्वारा लगाए जाने वाले वाष्प बल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएंगे। तो उस तापमान को ही हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक बिंदु बोलेंगे उस द्रव्य का, है ना। और उस पॉइंट पर जो द्रव्य है वो बॉयल करने लगेंगे, वो उबलना शुरू कर देंगे। तो देखिए, कहने का मतलब है कि क्वथनांक बिंदु वह तापमान जिस पर द्रव्य का वाष्प बल वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, द्रव्य के द्वारा लगाए जाने वाष्प बल उस वायुमंडलीय, हमारा जो वातावरण का जो क्या है, प्रेशर है, दाब है, उसके बराबर जब हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो टेम्परेचर है, यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर ये चीज़ हो गया, वाष्प बल बराबर हो गया वायुमंडलीय दाब के, है ना। तो देखिए, तो क्वथनांक बिंदु पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, किसी लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु होता है। तो मान के चलिए कि कोई खास बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक बिंदु पर द्रव का वाष्प बल जो है वो 1 atm के बराबर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएंगे। इसी को हम यूनिट में बदलें तो 76 cm of Hg या 760 mm of Hg या 1.013 बार के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम बोलते हैं कि जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है या 373.15 केल्विन है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प बल 1 atm हो गया, है ना, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। कहने का मतलब कि जल का क्वथनांक बिंदु का जो मैंने आपको परिभाषा बताया उसी को अप्लाई कर दिया, है ना। अगर हम बोलते हैं कि जल का जो क्वथनांक बिंदु है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि यह वह तापमान है जिस तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिस तापमान पर इस जल के द्वारा लगाए जाने वाले वाष्प बल वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गए हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए हैं, है ना, या नहीं तो 1.013 बार के बराबर हो गए हैं, या नहीं तो कोई भी यूनिट हम यूज कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आता है। तो क्वथनांक बिंदु यही होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो एक ऐसा तापमान आता है जब द्रव्य क्या करने लगते हैं, बॉयल करने लगते हैं। क्यों बॉयल करने लगे? क्योंकि इस टाइम पर, इस टेम्परेचर पर क्या हुआ कि इस द्रव्य के द्वारा लगाए जाने वाले वाष्प बल क्या हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गए, है ना। तो इस टेम्परेचर यानी इस तापमान को हम क्या बोलेंगे, हम उस द्रव्य का क्वथनांक बिंदु बोलेंगे। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये तो तापमान का क्या असर होता है किसी भी द्रव पर, ये हमने देखा। अब चलिए आगे हम देखते हैं किसी भी द्रव में, किसी भी शुद्ध द्रव्य में, है ना, जिसमें हम क्या करें, अगर उसमें हम कोई सोल्यूट गिरा दे, विलय गिरा दे, खास करके कौन सा विलय, तो अउड़नशील विलय यानी कि नॉन वोलेटाइल लिक्विड, है ना, या नॉन वोलेटाइल सॉलिड, कोई भी हो, वो हम अगर उसमें गिराते हैं तो उसका असर क्या होता है इस बॉइलिंग पॉइंट पर, इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो आगे देखते हैं यहाँ से हम कि जब क्या किया जाए, जब विलायक में एक उड़नशील विलय को घोल दिया जाए, है ना। अभी तो मैंने आपको क्वथनांक बिंदु का एक साधारण सा क्या बताया, डिफिनेशन बताया, है ना। वो कोई सॉल्यूशन नहीं था, वो एक सिंपल सा लिक्विड, है ना, क्या था, एक सिंपल सा द्रव्य था जिसमें किसी भी तरह का विलय नहीं घोला गया था या किसी भी तरह का वो सॉल्यूशन नहीं था। वो एक शुद्ध जल था, है ना। जो एक शुद्ध जल है वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू कर देता है, यानी कितने टेम्परेचर पर उस द्रव्य के द्वारा लगाया जाने वाला क्या चीज़, उस द्रव्य के द्वारा लगाया जाने वाला वाष्प बल वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस तापमान को क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, वो शुद्ध विलायक के बारे में हम बात कर रहे थे। अब देखिए कि उस विलायक में अगर हम क्या कर दें, कोई अउड़नशील विलय घोल दिया जाए। ठीक है, तो जब हम विलायक में एक उड़नशील, ठीक है, यहाँ पर उड़नशील नहीं होगा, यहाँ पर अउड़नशील होगा। ठीक है, अउड़नशील यानी कि नॉन वोलेटाइल
विलय घोल दिया जाए। अब नॉन वोलेटाइल क्या होता है आप सभी जानते हैं, वो वोलेटाइल जो वाष्प में तब्दील नहीं होते हैं उसको नॉन वोलेटाइल या अउड़नशील विलय कहते हैं। तो देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे कि उस सॉल्वेंट में, उस विलायक में हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला देंगे या घोल देंगे तो उसका क्या असर होगा। तो देखिए उससे क्या होगा कि विलयन का वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब विलयन में क्या कर देते हैं हम अउड़नशील विलय घोल देते हैं तो वाष्प बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते थे लॉडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब देखो कि वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब कम हो जाने का मतलब क्या है, कितने से कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा में कम हो जाएगा, यानी 1 atm से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 1 atm से कम हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने विलायक में एक अउड़नशील विलय घोला तो क्या हुआ कि विलयन का वाष्प दाब घट गया। कितने से घट गया, तो वो 1 atm से कम हो गया, वायुमंडलीय दाब से कम हो गया। तो आप बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उससे तो कम हो जाएगा, है ना, घट जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का परिभाषा क्या होता है, परिभाषा होता है कि 1 atm के बराबर होना चाहिए, 1 atm के बराबर होना चाहिए उसको, तभी हम बोलेंगे कि ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब क्या करना होगा, अब उस द्रव को हमें और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना। सपोज दैट कीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो 1 atm के बराबर हो जाता था। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया कि जल का क्वथनांक बिंदु हो गया। ठीक है, कब की बात मैं कर रहा हूँ, शुद्ध द्रव की बात कर रहा हूँ, शुद्ध द्रव। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने उस शुद्ध द्रव में क्या मिला दिया, अउड़नशील विलय मिला दिया, तो क्या होगा कि अब ये 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है ये अब बराबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 atm से कम हो जाएगा। समझ रहे हैं, 1 atm से कम हो जाएगा। लेकिन परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि क्या होता है कि 1 atm के बराबर जो तापमान होगा उसी तापमान को हम लोग क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। तो क्या करना होगा, तो अब क्या करना होगा कि हीट देना पड़ेगा, है ना, विलय को मिलाने के बाद उसको गर्म करना पड़ेगा और ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान करना पड़ेगा। तो तापमान जब ऊपर करेंगे तो एक ऐसा तापमान आएगा कि ये क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन वो 100 डिग्री पर नहीं होगा, वो कोई और टेम्परेचर हो सकता है, 100 से ज़्यादा हो सकता है। तो टेम्परेचर तो हमको ज़्यादा देना पड़ा 1 atm के बराबर करने पर, जब हम उसमें क्या घोल दिए, अउड़नशील जो है विलय घोल दिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा, ये तापमान बढ़ गया, कहने का मतलब क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही लिखाया गया यहाँ पर कि विलयन का क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दो प्रभाव पड़ेंगे, जैसे ही विलायक में हम एक अउड़नशील विलय घोलते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब तो कम होता ही है, और यदि वाष्प दाब कम हो गया तो उस वाष्प दाब को फिर से मेंटेन करने के लिए, 1 atm के बराबर करने के लिए और ज़्यादा तापमान लगाना पड़ेगा। और तापमान यदि हम बढ़ाते हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं, हम क्वथनांक बिंदु बढ़ा रहे हैं। क्लियर होती है ये बात, बहुत ही आसान बात है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अर्थात विलयन का क्वथनांक बिंदु शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु से अधिक होता है, विलयन का क्वथनांक बिंदु शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु से अधिक होता है। अगर हम बात करें जल की, तो जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर शुद्ध जल है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाएंगे, 1 atm के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उस जल में कुछ मिला दें, मान के चलिए कि उस जल में हम सुक्रोज मिला दिए, एक विलय मिला दिए सुक्रोज, तो जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, ये तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये कितने से बढ़ जाएगा वही हम पता करेंगे। जितने से बढ़ गया, ये जितने से बढ़ गया क्वथनांक बिंदु, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आगे मैं आऊँगा तब को बताऊँगा, है ना। जैसे ही मैंने क्या कर दिया, एक अउड़नशील विलय उसमें घोल दिया तो क्वथनांक बिंदु बढ़ गया, और जितने से वो क्वथनांक बिंदु बढ़ा वही उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। मान के चलिए ये अब 102 डिग्री सेल्सियस पर, सपोज दैट, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अब 102 डिग्री सेल्सियस तापमान लगाना पड़ रहा है,
ये 1 ATM के बराबर करने के लिए। तो कितने से बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया, है ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया विलयन का शुद्ध विलायक की तुलना में। तो ये जो 2 डिग्री बढ़ा तापमान, यही क्या चीज़ है, 2 डिग्री जो यहाँ पर बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, यही क्या है, यही है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ और सिंपल तरीका में इसे। अब यहाँ से हम आगे की बात करें तो हमने पहले ही देखा कि अगर हमारे पास शुद्ध विलायक है तो उसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा, कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, जब हम उसमें अउरणशील घोल मिला दिए तब, विलय मिला दिए तब, यानी कि विलयन की तुलना में शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक बिंदु होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए शुद्ध विलायक एवं विलयन के क्वथनांक बिंदु को, अब यानी कि इस दोनों ही में क्या हो जाएगा, एक अंतर पैदा हो जाएगा, दोनों के ही क्वथनांक बिंदु में एक अंतर पैदा हो जाएगा और इसी अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन बोलेंगे। अंतर पैदा होगा, अंतर पैदा होगा कहने का मतलब कि ये जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, डेल्टा बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट। यहाँ से डेल्टा बी क्या चीज़ है, ये क्वथनांक का उन्नयन है। टी बी क्या है, विलयन का क्वथनांक बिंदु है और टी बी नोट है शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु। आपको मैं अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर ये जो आपको टी बी है, डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जो टी बी है यानी विलायक के क्वथनांक का बिंदु वो हमेशा अधिक होगा, किससे, शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु से। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि टी बी जो है ऑलवेज ग्रेटर दैन टी बी नोट, है ना। सपोज दैट कि यहाँ पर एक विलयन हमारे पास है, ठीक है, एक हम ये मानकर चलते चलिए कि हमारे पास एक शुद्ध विलायक है। उस शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु मान के हम चलते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ यूनिट में ले लेते हैं क्वथनांक बिंदु, उसे हम चलिए ले लेते हैं 5, ठीक है, 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट है, कोई विलायक है, उसका क्वथनांक बिंदु जो है 5 यूनिट है। अब जब उसमें हम क्या करेंगे, विलय घोलेंगे तो क्वथनांक बिंदु तो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो विलयन बन गया और क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तो 5 से तो हमेशा अधिक ही होगा। मान के चलो कि ये 7 है, मान के चलो कि ये 7 है विलयन का क्वथनांक बिंदु। अब तो अब इस 7 में से आप 5 जब माइनस कर देंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 2 यूनिट बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक बिंदु जो है वो 2 यूनिट बढ़ चुका है ना। तो बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, कितने यूनिट से वो बढ़ रहा है वही क्या बता रहा है, वही क्वथनांक का उन्नयन बता रहा है। बिल्कुल समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया आपको। तो इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, है ना, इस बात को हमेशा आप याद रख लीजिएगा कि हमेशा जो टीबी है वो हमेशा टीबी नोट से अधिक होगा, यानी विलयन का क्वथनांक बिंदु हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु से अधिक होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था इस बात को। डेल्टा टीबी को हम लोग क्वथनांक के उन्नयन बिंदु से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब टीबी हमेशा क्या होगा, टीबी नोट से अधिक होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए बात आगे की ओर करते हैं। अब देखिए एक ग्राफ यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। इस ग्राफ के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से तापमान के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट पर क्वथनांक बिंदु पर असर पड़ रहा है ना। किस तरह से हमको तापमान को बढ़ाना पड़ रहा है। शुद्ध विलायक में हमको तापमान कम लगाना पड़ रहा है 1 atm के बराबर करने के लिए वेपर प्रेशर को, और विलयन के क्वथनांक बिंदु, विलयन के केस में हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है 1 atm के बराबर करने पर। टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ रहा है मतलब क्या करना पड़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो चलिए एक ग्राफ के माध्यम से आपको मैं यहाँ पर समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए इस ग्राफ से जब आप देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया आएगा। क्या आइडिया आएगा, देखिए ये जो ग्राफ है वो किस चीज़ का ग्राफ है, वो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। इधर वेपर प्रेशर है जो कि 1 atm के बराबर रखा जाएगा, क्योंकि क्वथनांक बिंदु 1 atm के बराबर ही होता है, और इधर टेम्परेचर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टीबी नोड, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये सब 1 atm के बराबर ही रखा जाएगा, है ना। यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। वेपर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और कितने के बराबर है, 1 atm के बराबर है, ठीक है। टेम्परेचर की देखते हैं यहाँ पर, देखिए टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया कि यहाँ पर इस टेम्परेचर पर, है ना, इस टेम्परेचर पर
क्या हो गया कि शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक है, तो टीबी नोड पर ये 1 atm के बराबर हो गया, और टीबी जो है वो यहाँ पर जो है इस टेम्परेचर पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है 1 atm के बराबर हो। कहने का मतलब साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम है और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी टीबी का जो टेम्परेचर है, टीबी का जो टेम्परेचर है वो अधिक है, किसके टेम्परेचर से, टीबी नोड के टेम्परेचर से, टीबी नोड के टेम्परेचर से अधिक है, तापमान से अधिक है, यानी क्वथनांक बिंदु अधिक है। टीबी नोड किसके लिए है, शुद्ध विलायक के लिए है ना, तो शुद्ध विलायक से तापमान अधिक है विलयन का, यानी टीबी का। समझ में आ गया कि इधर तो तापमान बढ़ रहा है, हमारा प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो है आ रहा है, शुद्ध विलायक और विलयन में तापमान में डिफरेंस आ रहा है, क्वथनांक बिंदु में डिफरेंस आ रहा है, और इसी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टीबी कहलाएगा, और यही डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, जितने यूनिट से ये बढ़ेगा वही यूनिट क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो हमेशा आपको याद रखना है कि शुद्ध विलायक से हमेशा विलयन का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, अधिक होता है, वो इस ग्राफ के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, जब ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया है तो आगे हम देखते हैं कि हम इस क्वथनांक बिंदु से और क्वथनांक के उन्नयन के विधि से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान विलय का निकाल सकते हैं। तो चलिए अब उस पॉइंट को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम सीखेंगे कि हम आणविक द्रव्यमान की गणना यानी मॉलिक्यूलर वेट हम किस तरह से निकाल सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी के सभी किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, वो सभी के सभी मोल की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना, अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो उसकी प्रकृति पर, विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, वो मोल की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आया था, डेल्टा टीबी आया था, ये डेल्टा टीबी हमारा क्या है, ये क्वथनांक का उन्नयन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलरता के। ठीक है, मोलरता के। मोलरता मैंने क्यों लिखा, आप कहेंगे सर मोलरता क्यों लिखे आप, मोललता क्यों नहीं हो सकता है, सॉरी मोललता, ये क्या होगा, मोललता होगा। ठीक है, मोललता, मोलरता क्यों नहीं होगा, तो हम सभी जानते हैं मोललता की परिभाषा हम सभी जानते हैं। मोललता क्या होता था कि मोललता में हम लोग किसकी बात करते थे, हम लोग विलय के मोल की बात करते थे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि विलय के मोल पर ही निर्भर कर रहा है, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं वो विलय के मोल पर निर्भर करते हैं, वो विलय के अणु के संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना, कितना द्रव्य है, कितना सॉल्वेंट है उस पर निर्भर नहीं करता है, या कौन सा है उसका प्रकृति क्या है उस पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ मोल पर निर्भर करता है। और मोल को दर्शाने के लिए हमारे पास, है ना, किसी भी विलायक में मोल की संख्या को दर्शाने के लिए हमारे पास एक कंसंट्रेशन यूनिट था, मोललता। तो उसी माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो एलिवेशन पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोललता के, यानी अगर आप मोललता बढ़ाएंगे, यानी अगर आप मोल बढ़ाएंगे विलय का, है ना, तो क्या होगा, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी क्वथनांक का जो है उन्नयन उसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब भी कांस्टेंट कोई रहता है उस कांस्टेंट को अगर हम इक्वल करें तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वहाँ पर एक स्थिरांक आता है। तो इसको भी हम करते हैं आगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम केबी से शो करते हैं, और ये मोलरता। ठीक है, यहाँ पर केबी क्या है, यहाँ पर जो आपका केबी का वैल्यू है, यहाँ पर जो ये केबी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक स्थिरांक, इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक स्थिरांक बोलते हैं, क्वथनांक स्थिरांक बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलेंगे इसको, क्वथनांक स्थिरांक बोलेंगे या मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे, केबी। ठीक है, अब देखिए केबी का मान जो है, जो केबी का वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग विलायक के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए वो अलग अलग होता है। ये केबी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है आगे मैं ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। केबी का जो यूनिट है, इसका जो इकाई है वो इकाई होता है क्या चीज़, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, है ना, के किलोजूल पर मोल ये होता है। के क्या है यहाँ पर, केल्विन है ना, टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है, के केल्विन है, किलोजूल पर मोल ये इसका यूनिट होता है।
चलिए, जब ये चीज़ हम समझ में हमें आता है तो यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से हम आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे तो देख लीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना, माना कि, ठीक है, माना कि विलय का भार, ठीक है, विलय का भार है ना, विलय और विलायक, हम यहाँ पर विलय का क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे, विलय की आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे, ठीक है। तो माना कि विलय का भार हम मान लेते हैं W1 ग्राम, कितना मान लेते हैं, W1 ग्राम मान लेते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह हम जो है विलय का आणविक भार मान लेते हैं, कुछ आणविक भार या आणविक द्रव्यमान हम जो है M1 ग्राम पर मोल मान लेते हैं, M1 ग्राम पर मोल मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा कि इसका मोल निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना, विलय का मोल हमें निकल करके आ जाएगा। तो विलय का जो मोल है वो निकल करके आ जाएगा, और वो कितने के बराबर होगा, वो हो जाएगा WM/M1। हम लोग जानते हैं कि भार बटे आणविक भार होता है मोल का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें ये क्या निकल करके आ जाएगा, विलय का मोल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये तो निकल ही गया। अब चलिए विलायक का भी तो कुछ बात होगा वहाँ पर। तो विलायक का यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि भार जो है, विलायक का भार जो है वो यहाँ पर W2 ग्राम है, ठीक है। विलायक का भार जो है वो क्या चीज़ है, हम W2 ग्राम मानकर चलते हैं। अब देखिए मोललता, अब यहाँ से बात करें हम लोग मोललता के बारे में, तो जानते ही हैं मोललता बराबर क्या होता है, क्या होता है मोललता का फॉर्मूला। मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का मोल और बटे में विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। विलय का मोल, विलय का मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब ये द्रव्यमान जो है केजी में है या ग्राम में है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर हमको 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देख लीजिए हमने विलायक का भार जो है ग्राम में माना है, W2 ग्राम माना है, तो हम ऊपर में क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से उस इक्वेशन को आगे बढ़ाइए, है ना, वहाँ से हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, विलय का मोल हमने कितना लिया है यहाँ पर, WN और M1, WM/M1 अपॉन विलायक का द्रव्यमान हमने क्या माना था, W2 माना था, ठीक है, W2 ये माना था हमने, यहाँ पर 1000 है। चलिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, WM/M1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 1 है, ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर 1000 अपॉन W2 आ जाएगा, ठीक है, 1000 अपॉन W2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको क्या निकला है, ये हमने यहाँ से एक निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से थोड़ा इसको वाश करता हूँ ताकि उसको मैं आगे बढ़ा सकूँ। और अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, ये होता है KB इंटू M यानी मोललता। तो यहाँ से आप इसको पुट कर दीजिए, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो M का वैल्यू हमने ये निकाल कर रखा है ना, W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2, ठीक है, ये हमने निकाल करके रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जो है WM जो है यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, WM फाइंड कर सकते हैं, यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान फाइंड कर सकते हैं, विलायक का कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर KB का वैल्यू अगर हमको निकालने बोल दिया जाए, है ना, KB का अगर वैल्यू बोल दिया जाए तो एक मिनट, ये तो आपको हो ही गया यहाँ पर, ठीक है। M1 की हम बात करते हैं, ठीक है, विलय का जो आपका क्या है आणविक द्रव्यमान है वो क्या है, M1 है। तो M1 हम कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में ये दे देगा कि विलय का आप आणविक द्रव्यमान निकालिए। तो M1 कैसे निकालेंगे, तो जब आप इसको कर लेंगे तो क्या आएगा आपको, ये आएगा 1000 इंटू, देख लीजिए इस M1 को आप जो है उधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा आपका W1, ठीक है, 1000 इंटू WN, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका TB आ जाएगा, नीचे में आपका क्या आ जाएगा, TB आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा TB आ जाएगा, और ऊपर में आपका जो है KB है, ठीक है, क्या है, KB है, समझ में आ रहा है, और नीचे में आपका W2 है। तो ये फार्मूला आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला आपको यहाँ से निकल करके आ जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है कि M1 का फार्मूला हमारे पास ये निकल करके आ गया।
तो करना क्या था, सीधा क्या करना है, तो इस मोललता पहले निकाल लेना है और सीधा हमको वहाँ पर वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, M1 निकालना है, यानी विलय की मोलरता निकालनी है, हमें विलय की आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो क्या करना है, इस M1 को उधर कर दीजिए, TB को इधर कर दीजिए, तो kV इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन W2 इंटू M1 की जगह क्या होगा, डेल्टा TB होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट का। तो बताइए, क्लियर हो गया आपका ये क्वथनांक का उन्नयन, ये टॉपिक जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, तो उस पर मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम अभी पढ़ते हैं एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब इस पॉइंट पर देखिए, हम लोग देखने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, हिमांक का अवनमन। हमने वेपर प्रेशर में भी देखा था, ठीक है, वाष्प बल का अवनमन, और यहाँ पर क्या है, हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है, घट जाना। अवनमन का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना। तो देखो होगा क्या, तो यहाँ पर क्या है, हिमांक बिंदु, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसे हैं, ठीक है ना, कि वह तापमान जिस पर ठोस विलायक का वाष्प बल, ठोस विलायक का वाष्प बल द्रव विलायक के वाष्प बल के बराबर हो जाए, ठीक है, द्रव का हिमांक बिंदु कहलाता है। अब समझिएगा इस बात को, है ना। इससे पहले हमने क्वथनांक बिंदु पढ़ा। क्वथनांक बिंदु में क्या होता था कि जो लिक्विड होते थे वो उबलना शुरू हो जाता था एक खास तापमान पर, और वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक 1 atm के बराबर हो जाता था। इस केस में क्या है, यहाँ पर लिक्विड जो है उबलना शुरू नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिक्विड उबलना शुरू नहीं होगा, यहाँ पर जो लिक्विड है वो जम जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति कब आएगी, आप खुद सोच कर देखिए, ऐसी परिस्थिति कब आएगी, जिस समय क्या होगा कि द्रव प्रावस्था में पदार्थ का वाष्प बल ठोस प्रावस्था में पदार्थ के वाष्प बल के बराबर हो जाए, है ना। आप खुद ही सोचिए कि हमारे पास एक विलायक है, ठीक है, उस विलायक का वेपर प्रेशर और दूसरे विलायक का वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या हो जाए, दोनों का बराबर हो जाए। तो वेपर प्रेशर यानी कि बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब क्या कि अब जो वेपर लिक्विड का जो लिक्विड के मॉलिक्यूल से अणु हैं वो जो वाष्प बन के उड़ रहे हैं वो क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक है, समझ में आता है कि अब जो लिक्विड का क्या हो रहा है कि अणु वाष्प बल उड़ रहा है वो अब इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गए हैं, है ना। अभी भी वाष्प बन के उड़ रहा है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया है। तो नेट अगर हम वेपर प्रेशर निकालें, नेट वेपर प्रेशर 0 हो गया, है ना, नेट वेपर प्रेशर ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि जो विलयन होगा वो जम जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्वथनांक बिंदु या हिमांक बिंदु का जो परिभाषा है वो है कि ठोस विलायक का वाष्प बल द्रव विलायक के वाष्प बल के बराबर हो जाए, है ना। ठोस विलायक का वाष्प बल द्रव विलायक के वाष्प बल के बराबर हो जाए, और जब बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगा। उस परिस्थिति में विलयन क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव प्रावस्था में पदार्थ का वाष्प बल ठोस प्रावस्था में पदार्थ के वाष्प बल से क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कि यदि हम अउड़नशील विलय क्या करते हैं, मिला देते हैं किसमें, विलयन में, तो उस परिस्थिति में इस फ्रीजिंग पॉइंट पर हिमांक बिंदु पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, हिमांक बिंदु बढ़ता है या घटता है ना, बार बार मैं क्वथनांक बोल रहा हूँ। हिमांक बिंदु बढ़ता है या घटता है, क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से जो इफेक्ट होने वाला है, जब हम क्या करते हैं कि अउड़नशील विलय को क्या करते हैं कि विलयन में घोल देते हैं, विलयन में मिला देते हैं, ठीक है, शुद्ध विलायक में अउड़नशील विलय को घोल देते हैं तो विलयन तैयार होता है। तो उस परिस्थिति में हम सभी जानते हैं कि विलयन का वाष्प बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। विलयन का जो वाष्प बल है वो कम हो जाता है शुद्ध विलायक के वाष्प बल की तुलना में। ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प बल जो है वो हमेशा अधिक होता है विलयन के वाष्प बल की तुलना में। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए कि जैसे ही शुद्ध विलायक का यहाँ पर जो विलयन का वाष्प बल है वो क्या होने लगा, कम होने लगा। अब वाष्प बल कम होते होते एक टाइम आएगा कि ये वाष्प बल इतना कम हो जाएगा कि उस टाइम में, ठीक है, इस द्रव में जो पदार्थ का वाष्प बल हो जाएगा वो ठोस प्रावस्था में पदार्थ के वाष्प बल के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं,
ठोस प्रावस्था में जो वाष्प बल होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ यदि ठोस है तो वो वाष्प कैसे बनेगा, है ना। गैस बनने में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको, है ना। जो है वो सॉलिड को गैस बनने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन लिक्विड जो है वो आसानी से क्या हो जाता है, गैस बनने लगता है ना। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, ठोस प्रावस्था का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा ही क्या होता है, द्रव्य प्रावस्था के वेपर प्रेशर से वाष्प बल से बहुत कम होता है। तो इसके वाष्प बल को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्या करो, इसी के वाष्प बल को कम कर दो, और कम करते 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 इतना कम कर दो कि एक समय ऐसा आ जाए कि द्रव प्रावस्था में पदार्थ का वाष्प बल ठोस प्रावस्था में पदार्थ का वाष्प बल के बराबर हो जाए, और उस परिस्थिति में विलयन क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब जैसे ही हम अउरणशील विलय क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं विलायक में, तो उस परिस्थिति में विलयन का वाष्प बल तो कम हो ही रहा है शुद्ध विलायक के वाष्प बल की तुलना में, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाष्प बल इतना कम हो जाएगा कि सॉलिड के वाष्प बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड के वाष्प बल के बराबर हो जाएगा, यानी कि वाष्प बल क्या हो रहा है यहाँ पर, तो विलयन का हिमांक बिंदु क्या हो रहा है, घट रहा है ना। वाष्प बल को हम घटा रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम विलयन के हिमांक बिंदु को घटा रहे हैं, है ना। उसको हम जमाने के लिए ले जा रहे हैं, उस विलयन को हम जो पहले लिक्विड अवस्था में था अब उसको हम जमा रहे हैं। तो जमाने का मतलब क्या है, उसको फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज कैसे होता है, फ्रीज करने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें, फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, कम तापमान चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक सोचिए, टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाएगा तो वाष्प बनना कम हो जाएगा, वाष्प बनना कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाष्प की जो अवस्था है वो कम हो जाएगी, तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात समझ में आती है, नहीं आती है तो एक बार देखिए। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो द्रव्य है वो बहुत तेज़ी से क्या बनने लगेंगे, वाष्प बनने लगेंगे, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर पर हम बता रहे हैं आपको, और जब हम टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। एक समय एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। किसके बराबर हो जाएगा, वो ठोस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो उस कम टेम्परेचर पर ये जो द्रव्य है वो जम जाएगा, यानी फ्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यानी फ्रीजिंग, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम कर रहे हैं और फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड उबलने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे जम जाता है। तो टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, पानी को जब आप फ्रीज में रखते हैं तो पानी क्या होता है, जम जाता है। कैसे जम जाता है, क्योंकि वहाँ तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो वो वही चीज़ है। तो यहाँ पर विलयन का हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक के हिमांक बिंदु से कम हो जाएगा। अब बताइए अब क्या हो रहा है, तो शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, शुद्ध विलायक था जब उसमें कोई भी विलय नहीं मिलाया गया था, तो उस समय उसका जो हिमांक बिंदु था वो तो ज़्यादा था। लेकिन अब क्या हो गया कि विलयन का हिमांक बिंदु कम हो गया, तो अब इस दोनों के बीच में अंतर हो गया, डिफरेंस आ गया, है ना। तो उसी डिफरेंस को, उसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक का अवनमन बोलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि शुद्ध विलायक के हिमांक बिंदु एवं विलयन के हिमांक बिंदु के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है ना, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। तो हम इसको इस एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, डेल्टा टी एफ, जो कि इसको हम हिमांक का अवनमन के लिए दर्शा रहे हैं, इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। ठीक है, यहाँ पर टी एफ नोट जो है वो हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, है ना। ये शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु ये हमेशा अधिक होगा, किससे, हमेशा टी एफ से, यानी कि विलयन के हिमांक बिंदु से। यानी टी एफ का इसका जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और ये तभी होगा जब टी एफ नोट अधिक होगा, हमेशा किससे, टी एफ से। यानी शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु अधिक होगा किससे, विलयन के हिमांक बिंदु से। मान के चलिए कि शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु जो है वो कितना था, वो 4 यूनिट था। हमने उसमें अउरणशील विलय क्या कर दिया, मिला दिया, तो हिमांक बिंदु घट गया। ठीक है, नया जो हिमांक बिंदु घटने के बाद हुआ वो 2 हुआ, है ना। तो ओवरऑल हम डेल्टा यहाँ से टी एफ निकाल लेंगे तो कितना घट गया, ये 2 यूनिट घट गया। तो ये जो 2 यूनिट आया, जो कम हो गया हिमांक बिंदु, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक बिंदु का अवनमन बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। ग्राफ बताने के बाद मैं आपको फिर आगे बताऊँगा क्या चीज़, मोलर मास, किस तरह से विलय का मोलर मास की गणना हम किस तरह से कर सकते हैं इस पॉइंट के आधार पर। चलिए देखिए, इस ग्राफ को अच्छे से समझिए। इस ग्राफ में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए द्रव विलायक है, ये क्या चीज़ है, द्रव विलायक है, या इसको आप शुद्ध विलायक भी बोल सकते हैं।
देखिए ये ग्राफ जो है ऊपर बनाया गया है, कहने का मतलब ये वेपर प्रेशर जो है वो द्रव विलायक का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वेपर प्रेशर द्रव विलायक का ज़्यादा होता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर की बात आप कीजिए, है ना। टेम्परेचर को देखिए, यहाँ पर ये टेम्परेचर है TF नोट, देखिए टेम्परेचर भी अधिक है, टेम्परेचर भी TF से अधिक है, यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। हम सभी जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से ये फॉल होना शुरू हो रहा है, गिरना शुरू हुआ है। ठीक है ना, गिरना शुरू हुआ है ना। कैसे गिरना शुरू हुआ है, तो देखिए इधर जब हम आएंगे तो टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इधर टेम्परेचर कम हो रहा है तो देखिए द्रव विलायक का क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो द्रव विलायक का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द्रव विलायक का टेम्परेचर कम हो रहा है। मान के इस बिंदु पर द्रव विलायक इस टेम्परेचर पर क्या हो गया कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया, साम्य अवस्था में आ गया। इस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, TF पर। समझ में आता है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, ये विलयन है, ये विलयन का क्या है, वाष्प बल है। अब देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विलयन का वाष्प बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विलयन का वाष्प बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वाष्प बल बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बताइए कि ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या हो गया कि इस विलयन का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया। ठीक है, तो विलयन क्या हो गया, जम गया, ये जमे हुए विलयन का है। तो द्रव विलायक का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वेपर प्रेशर कम होता चला गया और एक बिंदु ऐसा आया जहाँ पर साम्य अवस्था स्थापित हो गई और विलयन क्या हो गया, जम गया। वो जल नहीं गया, जम गया। तो इस तरह से विलयन का भी क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर गिरने लगा क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। देखिए वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पर सेम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। कौन सा स्टेज है, इक्विलिब्रियम स्टेज है, जहाँ पर वेपर प्रेशर सेम है। ठीक है, किस टेम्परेचर पर, तो देखिए टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है। कम टेम्परेचर पर जैसे जैसे तापमान कम होता गया, वेपर प्रेशर कम होता गया और एक ऐसा समय आया जब क्या हो गया कि लिक्विड जो है वो लिक्विड सोल्यूशन जम गया, है ना। यानी कि वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में क्या हो गए, बराबर हो गए टेम्परेचर कम होने पर। और इसी दोनों के डिफरेंस यानी डेल्टा TF से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है यही डिफरेंस हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ में आ गया आपको, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। क्या करते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। तो देखते हैं आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे होता है। अब देखिए फिर से यहाँ पर वही बात होगी, क्या बात होगी कि जो डेल्टा TF है ना, जो डेल्टा TF है यानी कि हिमांक का अवनमन, ये समानुपाती होगा किसके, मोललता के। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सिर्फ जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं, सिर्फ वो मोल्स की संख्या पर निर्भर करते हैं। और मोल्स की संख्या को बताने के लिए हमारे पास मोललता एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो मोललता यदि बढ़ता है तो यहाँ पर आणविक ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा दोनों के बीच में। समझ में आता है ये बात। तो देखिए अब फिर से क्या करेंगे हम, इस डेल्टा TF के लिए इसको हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा एक फ्रीजिंग कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा इनटू m। इस कांस्टेंट को KF को हम लोग क्या बोलते हैं, तो KF को बोला जाएगा क्या चीज़, तो इसको बोला जाता है KF को एक स्थिरांक, जिस स्थिरांक का नाम है हिमांक स्थिरांक। इसको क्या बोलेंगे, हिमांक स्थिरांक बोलेंगे, हिमांक स्थिरांक बोलेंगे। ठीक है, KF को क्या बोलेंगे हम लोग, हिमांक स्थिरांक बोलेंगे। इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा K kg पर मोल। ठीक है, K kg पर मोल इसकी जो है इकाई हो जाएगी यानी कि यूनिट हो जाएगी। अब अलग अलग विलायक के लिए इस KF का मान भी क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना, वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। चलिए हम मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो एक लाइन से काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विलय का द्रव्यमान लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास विलय का द्रव्यमान कितना है, W1 ग्राम। ठीक है, विलय का आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलय का आणविक द्रव्यमान
कितना हो जाएगा ये m1 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्या हो जाएगा m1 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए विलायक का द्रव्यमान ले लेते हैं कितना, तो यहाँ पर हम जो है इसको W2 kg में ले लेते हैं, ठीक है। kg में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका यूनिट भी kg में होता है, इसीलिए kg में ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विलायक का द्रव्यमान W2 kg में यहाँ पर है। तो अब यहाँ से मोललता हम निकाल सकते हैं ना, मोललता निकाला जा सकता है ना, ऊपर में मोल और नीचे में विलायक का द्रव्यमान kg में, ऊपर में क्या चीज़ विलय का मोल, तो विलय का मोल तो WN/m1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको W2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर WN/m1 इंटू, अब यहाँ पर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो 1/W2, तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, मोललता निकल गया। हमारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा काम आगे और है। तो देखिए यहाँ से इसको मैं अब इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कट कर दूँ। चलिए तो देखिए फॉर्मूला एक तैयार होगा। यहाँ पर हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट कि TF बराबर क्या होता है, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू M होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा अभी जस्ट, और M का वैल्यू भी हम लोगों ने अभी निकाला है। तो इस M वाले वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू क्या हो जाएगा W1/m1 इंटू 1/W2। समझ में आ रहा है ये बात। चलिए हमको तो M1 निकालना है, मोलर मास निकालना है किसका, विलय का, है ना, 1 से हम लोग विलय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इधर कर देते हैं M1, तो ये उधर चला जाएगा, यानी KF इंटू W1, ठीक है, KF इंटू W1 अपॉन M1, सॉरी M1 तो उधर चला जाएगा, इधर डेल्टा TF इंटू W2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, क्या निकालने के लिए, तो M1 का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग M1 का वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर KF का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा हमारा, तो KF का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सभी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, KF यहीं बचेगा और WN डिवाइड में चला जाएगा, यानी M1 इंटू डेल्टा TF इंटू W2 अपॉन क्या बचेगा, इधर W1 बचेगा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं कि KF का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप वहाँ से, इस फॉर्मूला से, ठीक है। वहाँ पर केवी का फॉर्मूला शायद मैं इस तरह से आपको नहीं बताया था, केवी का फॉर्मूला भी आप जो है इसी को उल्टा पुल्टा करके जो है कैलकुलेशन की बात है और कोई नई बात नहीं है, तो इस तरह से आप ये भी चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो केजी में हमने सब चीज़ लिया है, अगर ग्राम में होगा तो क्या होगा, ग्राम में होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अगर ये ग्राम में होता तो ऊपर 1000 से क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। अगर ग्राम में होता, मान के चलो कि अगर ग्राम में हो जाता तो W1 इंटू 1000 हो जाता, समझ रहे हैं ना। अगर ग्राम में होता तो W1 इंटू 1000 हो जाता, अपॉन क्या होता, डेल्टा TF इंटू W2 होता। समझ में आ रहा है, बस ऊपर से क्या कर देना है, 1000 से गुना कर देना है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। M1, ठीक है। KF, तो KF का वैल्यू जो है यहाँ से हम KF भी निकाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा KB का वैल्यू भी हम वहाँ से आपको निकाल देते। चलिए आपको जो है डाउट हो रहा होगा KB का वैल्यू, एक बार पीछे चलते हैं हम लोग। क्या मैंने आपको बताया था वहाँ पर जो हमें फॉर्मूला निकल कर आया था, वो क्या निकल कर आया था, देखिए M1 इज इक्वल टू, पीछे लेकर चलते हैं आपको, M1 इज इक्वल टू 1000, M1 इज इक्वल टू 1000 इंटू W1 इंटू KB अपॉन क्या आया था, नीचे में क्या आया था आपको, डेल्टा TV अपॉन W2, ठीक है, अपॉन W2 ये था हमारा। अब यहाँ से देखिए KB भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, KB भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे वाले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर M1 इंटू डेल्टा TB इंटू W2, ये मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे में ये दोनों चले जाएंगे डिवाइड में, यानी 1000 इंटू W1। समझ में आ रहा है। तो KB भी जो है आप निकाल सकते हैं, आपको ये पीछे वाले से हमने ये फॉर्मूला लाया, ये चीज़ समझ में आ गया आपको मैंने कैसे कैसे किया, ठीक है। मोललता निकाला, मोललता का फॉर्मूला जो है सीधा M के जगह पे पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से M1 निकाल लिया, M1 को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, हमारा ये निकल गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। अगर हमें बोल दे कि आप जो है ये फ्रीजिंग कांस्टेंट निकालिए, हिमांक स्थरांक का भी वैल्यू निकाल कर दीजिए, तो हम ये भी वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। यूनिट किस चीज़ में आएगा, तो वो इस यूनिट में आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोलर मास का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बताइए ये चीज़ आपको समझ में आ गया, 100% बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो चलिए अब हम एक बार KF और KB के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं, ठीक है।
KF और KB के बारे में थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं। चलिए ओके, तो फाइनली इस पॉइंट को समझना है हमें। KF और KB के बारे में यहाँ पर जो बात हो रही है, पहले जो बात हुई वो तो ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए। देखिए KF एक कांस्टेंट होता है, KF और KB ये दोनों ही कांस्टेंट होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करें KF और KB का वैल्यू सेम ही आएगा, है ना। मतलब इसका जिस विलायक के लिए KF का वैल्यू जो आ रहा है वही आएगा हमेशा, KB जो आ रहा है वो वही आएगा हमेशा। देखिए KF और KB जो है ये कांस्टेंट है और किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करता है क्या चीज़, तो प्रकृति पर, ठीक है। ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक के नेचर पर निर्भर करता है। नेचर कहने का मतलब अलग अलग तरह के विलायक के लिए इनका वैल्यू क्या होगा, वो अलग अलग होगा। देखिए KF निकालने का तरीका है R इंटू TF0² इंटू M2 अपॉन 1000 इंटू हीट ऑफ वेपोराइजेशन। KB निकालने का वैल्यू है, तरीका है R इंटू TB02 इंटू M2 इंटू 1000 इंटू हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पर R जो है ये क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है। गैस कॉन्स्टेंट का भी जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। TF नोड यहाँ पर क्या है, तो TF नोड यहाँ पर शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है ना, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। और TB नोड क्या है यहाँ पर, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु, है ना। जब हम KB निकालेंगे तो यहाँ पर हमें क्वथनांक बिंदु चाहिए, और यहाँ पर हम जब KF निकालेंगे तो हमें शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु चाहिए। M2 क्या है, तो M2 विलायक का मोलर मास है, आणविक द्रव्यमान है। और डेल्टा H हीप ये क्या है, तो ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक मोल सॉल्वेंट को हीट करके गैस बनाने में जो एनर्जी का बदलाव आता है, हीट का बदलाव आता है, उसी को हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। एक मोल सॉल्वेंट को क्या करके हीट करके उसको क्या करना, वेपर में बदलने के लिए जितना हीट में चेंज आता है उसी को हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और डेल्टा F ये क्या है, हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, तो ये है, अगर क्या चीज़ है हमारे पास, देखिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस में है, KB में है, बॉइलिंग पॉइंट वाले में। हम सभी जानते हैं लिक्विड को गर्म करके उसको वाष्प बनाते हैं, तो यहाँ पर एक मोल सॉल्वेंट को क्या करके कितना हीट देके आप वाष्प बना पा रहे हैं, तो वो होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूज़न होता है कि लिक्विड को, ठीक है ना, लिक्विड को किस में बदलना है आपको, सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में। तो लिक्विड को सॉलिड में बदलते टाइम जितने हीट के बदलाव आ रहे हैं ना, उष्मा जितना लगाना पड़ रहा है, तो उष्मा जो है यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ठीक है। कम किया जाएगा तो लिक्विड के जो अणु हैं वो नज़दीक आते जाएंगे। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, फ्यूज़न का होता है दो चीज़ों का, जैसे A और B है तो इसका नज़दीक आना। और फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है कि दूर चला जाना। तो यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूज़न कहने के मतलब कि लिक्विड के अणु को नज़दीक लाने के लिए, जब लिक्विड के अणु को नज़दीक लाएंगे तो हम उसको सॉलिड में बदल रहे होंगे, तो नज़दीक लाने के लिए जो हीट देना पड़ता है ना, जो हीट में चेंज कराना पड़ता है, कितने मोल के लिए, एक मोल सॉल्वेंट के लिए, उसी को हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इस मेथड से क्या होता है कि ये निकाला जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको KF और KB जो निकालने बोलेगा तो उसमें गैस लॉ इन सब का वैल्यू ये सब पुट करने नहीं आएगा, है ना। ये सब जो है ये बहुत ही कम बोर्ड लेवल पर आपको क्या होगा कि आपको डायरेक्ट जो है KF का वैल्यू दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, KB का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, और आपको मोलर मास निकालने के लिए बोला जाता है। ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल में। फिर भी मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहे। तो चलिए हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और मोलर मास उससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड बाय।